Hey, what's up, guys? Welcome back to the channel. So, we had started a series of lecture on 12th standard economics, and we have already completed chapter number 4, that is supply analysis. हम लोगों ने supply analysis chapter cover कर लिया है. Now, today we'll discuss chapter number 1. हम लोगों ने sequence थोड़ा सा आगे पीछे कर लिया है. So, because chapter number 1 का weightage जो है बहुत कम है, 7 marks का weightage है. एक क्वेश्चन उसमें से आएगा आंसर में, और ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन, एंड देन डिस्टिंग्विश बिटवीन में एक क्वेश्चन आ सकता है. क्योंकि ये चैप्टर में वेटेज कम है, इसलिए चैप्टर को हम लोगों ने बाद में रखा था. इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक. Now, before we directly deals with the concept of micro and macroeconomic, let's try to first understand what is the meaning of economics. ये इकोनॉमिक्स वर्ड तो हम लोगों ने बहुत बार सुन लिया है, 11th स्टैंडर्ड से सुन रहे हैं. इसकी अलग अलग डेफिनेशंस भी देखे हैं. अलग अलग इकोनॉमिस्ट, क्लासिकल, नियो क्लासिकल, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने डेफिनेशंस दिए हुए हैं. एक डेफिनेशन है जो काफ़ी फेमस हुआ था, दैट इज रॉबिन्स डेफिनेशन. ओके, सो अकॉर्डिंग टू हिज डेफिनेशन, इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केयर मीन्स ऑफ रिसोर्सेज. इकोनॉमिक क्या है? इकोनॉमिक एक स्टडी है जिसमें आप स्केयर रिसोर्सेज को कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करके अपने सेटिस्फैक्शंस ले सकते हैं. यानी कि आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज की हेल्प से अपने आप को कैसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द टर्म इकोनॉमिक्स. आपकी पॉकेट मनी का एग्जांपल ले लेते हैं. मान लो, लेट्स एज्यूम दैट योर पॉकेट मनी इज इक्वल टू 3,000 रुपीज मंथ. ओके, इट मीन्स हर महीना आपको 3,000 रुपया मिल रहा है. एज अ स्टूडेंट आपको उससे ज़्यादा खर्चा तो आपका होगा भी नहीं. So let's assume ki that you are getting 3,000 rupees in a month, and you have to satisfy your various want with the help of these 3,000. Let's say कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं आपके एक्सपेंसेस के. आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, मंथली एक्सपेंसेस में आ सकता है आपका ट्रैवल एक्सपेंस. ओके ओके, आपका ट्रैवल एक्सपेंस आ जाएगा. लेट्स से कि आप जो है घर से ट्रैवल कर रहे हैं कॉलेज के लिए, तो मान लो कि रोज़ अगर 10 रुपीज़ भी खर्चा कर रहे हैं, या 20 रुपीज़ भी अगर आप खर्चा कर रहे हैं, तो आपका 20 के हिसाब से 600 रुपीज़ जो है आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो जाएगा. देन लेट्स एज्यूम कि आपको कुछ स्टेशनरी की भी ज़रूरत पड़ती है मंथ में. लेट्स एज्यूम कि 200 रुपीज़ आपका स्टेशनरी एक्सपेंस. देन आप कभी कैंटीन में चले जाते हैं तो वहाँ पर कुछ खाने वगैरह में रोज़ अगर आप 30 रुपीज़ का भी कुछ खाते हो तो 900 रुपीज़ आपका ऐसे ही हो जाता है. किसी दोस्त का बर्थडे है, किसी तरह का सेलिब्रेशन हो रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन है, 300 रुपीज़. महीने में 2 लोगों के बर्थडे भी आ जाते हैं तो 300 रुपीज़, 200 to 300 रुपीज़ आपके चले जाते हैं. ठीक है, मान लो आपने किसी दिन लेक्चर बंक कर दिया. ठीक है, आप मूवी देखने के लिए चले गए. ओके, आप मूवी देखने के लिए चले गए, वहाँ पर 500 रुपीज़ से कम तो टिकट होगा नहीं. अगर कम होगा भी तो 400 रुपीज़ होगा. ठीक है, देन लेट से आप कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस मंथली करते हो. कभी किसी लेक्चर को बंक करके बाहर चले गए, फ्रेंड्स के साथ मैकडोनल्ड चले गए या कुछ खाने के लिए चले गए, तो वहाँ पर भी अगर महीने में आप 2 से 3 बार भी जाते हो तो कम से कम आपका एक्सपेंस 1,000 रुपीज़ क्रॉस कर जाता है. तो अगर आप देखोगे यहाँ पर आपका जो टोटल अमाउंट इन हैंड है वो कम है आपके टोटल एक्सपेंसेस से. ठीक है, यहाँ पर आपका टोटल एक्सपेंस जा रहा है, total expense is equal to 6 plus 2 800, then 8 17, then 2000 3,400. So your total expenses is how much? 3,400. आपके हाथ में पैसा कितना आया है? सिर्फ 3,000. नाउ क्या करेंगे आप इस केस में? टोटल एक्सपेंसेस, एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस 3,000, and your resource, that is your pocket money, we can call your pocket money as your resource. Okay, so your resource, how much resources you have? You have 3,000 rupees in hand. ठीक है, एंड योर वांट, कितना वांट? 3,400 रुपीज़ का आपका वांट है. ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आप सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हो. नो डाउट आप इस 3,000 रुपीज़ में सारे वांट्स को पूरा नहीं कर पाओगे. तो ऐसे केस में आपके पास एक ही ऑप्शन है कि यू नीड टू सेट अ प्रायोरिटी. whichever want is more urgent, you can spend your resources on that particular want first, and later if there is any resources remain, you can utilize it to for further satisfaction. Okay, तो यही कर सकते हो आप. सो यस, बेसिकली इकोनॉमिक ऐसा ही है. इकोनॉमिक का मतलब यही होता है कि आप अपने प्रायोरिटीज़ को ऐसे अरेंज करो
कि आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को ऑप्टिममली यूटिलाइज कर सकें ताकि आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले. ओके, वी ऑल्सो हैव रिसोर्सेज इन आवर इकोनॉमी in the form of water, in the form of minerals. ओके, कितने सारे हमारे पास रिसोर्सेज है, बट वो रिसोर्सेज जो है उसकी क्वांटिटी, उसके नंबर्स जो है वो कम है. जैसे कि हमारे इस एग्जांपल में हमारे जो पॉकेट मनी है वो कम है, यानी कि रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड एंड वांट्स आर ऑलवेज अनलिमिटेड. वी कैन नॉट satisfy all our want with the limited available resources. So what we can do, we need to set प्रायोरिटीज. क्या करना पड़ेगा? प्रायोरिटीज सेट करना पड़ेगा. जो वांट आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें आप अपना पहला रिसोर्सेस लगाओगे और उसके बाद अगर कोई रिसोर्सेस बचते हैं तो आप बाकी के अपने वांट्स को पूरा करोगे. ठीक है, सिमिलरली इकोनॉमिक में भी ऐसा ही होता है. इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केयर मींस ऑफ रिसोर्सेज. नाउ दिस स्टडी कैन बी डन एट टू डिफरेंट लेवल. इसी इकोनॉमिक को आप दो लेवल पे स्टडी कर सकते हो. एक होता है मैक्रो लेवल एंड सेकेंड इज कॉल्ड मैक्रो लेवल. ओके, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक. द वर्ड इटसेल्फ डिनोटिंग द मीनिंग. माइक्रो, माइक्रो का मतलब ही होता है स्मॉल. ओके, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल. सो इन माइक्रो इकोनॉमिक we do the study of small economic variables. इकोनॉमिक में वेरिएबल्स जो है कुछ बड़े बड़े वेरिएबल्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे वेरिएबल्स होते हैं. छोटे वेरिएबल्स लाइक किसी इंडिविजुअल की इनकम पे आपने स्टडी कर लिया, किसी इंडिविजुअल की डिमांड पे आपने स्टडी कर लिया, किसी इंडिविजुअल की सप्लाई पे आपने स्टडी कर लिया, किसी इंडिविजुअल की इनकम पे आपने स्टडी कर लिया. सो जब आप इकोनॉमिक के किसी छोटे वेरिएबल पे स्टडी करते हो उसी को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी. ऑन द अदर हैंड, there are large number of variables also exist, जैसे कि let's say national income, which include income of each and every individual in your economy. जितने लोग हैं सबकी इनकम को मिलाकर बनता है नेशनल इनकम. तो जब आप नेशनल इनकम पे स्टडी करते हो तो वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी, और आप जब इंडिविजुअल इनकम पे स्टडी करते हो वो होता है माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी. यही दोनों में मेजर डिफरेंस है कि माइक्रो इकोनॉमिक में छोटे से वेरिएबल पे स्टडी किया जाता है और मैक्रो इकोनॉमिक में बड़े वेरिएबल पे स्टडी किया जाता है. वी कैन टेक अनदर एग्जांपल आल्सो. लेट्स से एग्रीगेट डिमांड. Aggregate demand is also a macroeconomic variables. Now what do you mean by aggregate demand? Demand for a goods or commodities by all the consumers. सबके मिलाकर मार्केट में जो डिमांड होती है that is aggregate demand. On the other hand, जब कोई एक पर्सन कमोडिटी की डिमांड करता है वो होता है इंडिविजुअल डिमांड. तो जब आप इंडिविजुअल के ऊपर स्टडी करोगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी कहलाएगा, और जब आप एग्रीगेट के ऊपर स्टडी करोगे तो वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी कहलाएगा. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक. 11th स्टैंडर्ड में आपने ये डेफिनेशन देखा था माइक्रो एंड मैक्रो का. केनेथ बॉल्डिंग के अकॉर्डिंग माइक्रो इकोनॉमिक क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म, ओके, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइजेस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्री एंड पर्टिकुलर कमोडिटी. अगर आप गौर करो तो सारे यहाँ पर हम लोग इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहे हैं, यानी कि केनेथ बॉल्डिंग का जो डेफिनेशन है उसमें छोटे छोटे वेरिएबल्स के बारे में बताया गया है. ठीक है, आप मॉरिस डॉब का भी डेफिनेशन ले सकते हो. इनका भी डेफिनेशन ऐसा ही कुछ है कि माइक्रो इकोनॉमिक इज अ फैक्ट माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी. सो अकॉर्डिंग टू मॉरिस डॉब, उनका कहना है कि माइक्रो इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक थ्रू द माइक्रोस्कोप, नॉट लिटरली द माइक्रोस्कोप बट इट इज लाइक लुकिंग द इकोनॉमिक थ्रू माइक्रोस्कोप. सच में जो है आपको इकोनॉमिक को माइक्रोस्कोप से नहीं देखना होता है, पर उनका कहने का मतलब ये है कि मानो कि जैसे आप इकोनॉमिक की बहुत डिटेल स्टडी कर रहे हो माइक्रोस्कोप से, उसी स्टडी को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं मॉरिस डॉब के अकॉर्डिंग. सो यस, वी कैन कंक्लूड दैट माइक्रो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ ट्री, लाइक अ ट्री, एंड मैक्रो इकोनॉमिक इज लाइक स्टडी ऑफ द एंटायर फॉरेस्ट. ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब होता है एक छोटे से लेवल पे स्टडी करना, और मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब होता है किसी बड़े एग्रीगेट वेरिएबल के ऊपर स्टडी करना. ओके, नाउ लेट्स सी स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक. ये छोटे छोटे लेवल की जो स्टडीज होती है कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल की जा सकती है. सो माइक्रो इकोनॉमिक का स्कोप जो है बहुत ही लिमिटेड है, बहुत जगहों पर यूज नहीं कर सकते हैं इसको. सो पहला स्कोप जो है उसका थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग. सो प्राइसिंग के लिए
किसके प्राइसिंग के लिए, प्रोडक्ट के प्राइसिंग के लिए माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी यूज कर सकते हैं। कैसे? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। माइक्रो इकोनॉमिक में दो लॉ है, एक है लॉ ऑफ डिमांड और एक है लॉ ऑफ सप्लाई। दोनों भी जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक के ही थियरीज है। सो आप इन दोनों थियरीज को स्टडी करने के बाद प्रोडक्ट के प्राइसेस को डिसाइड कर सकते हो। सी, द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट इज डिपेंड ऑन इट्स डिमांड एंड सप्लाई. So when you do the study of demand side and supply side, you will come to know the behavior of consumers and producers. Okay, दोनों के behavior को study करके आप prices set कर सकते हो। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक को जो है वो प्रोडक्ट प्राइसिंग थियरी कहा जाता है, क्योंकि उसी की हेल्प से हम लोग प्रोडक्ट के प्राइसेस डिसाइड कर सकते हैं। देन माइक्रो इकोनॉमिक को फैक्टर प्राइसिंग थियरी भी कहा जाता है। ओके, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं फैक्टर रिवॉर्ड्स की। फैक्टर प्राइसिंग का मतलब होता है फैक्टर रिवॉर्ड्स। सी, हम लोगों ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स ऑल दोज फैक्टर्स विच हेल्प्स इन प्रोडक्शन एक्टिविटी। ठीक है, उनको हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपने इंगेज किए हुए हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी में, तो डेफिनेटली यू हैव टू पे समथिंग टू ऑल द फैक्टर्स। लैंड आपने यूज किया है, लेबर यूज किया है, कैपिटल यूज किया है, एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी यूज की है, स्किल यूज किया है, तो डेफिनेटली इनको आपको रिवॉर्ड देना पड़ेगा। फ्री में तो काम कुछ होता नहीं है। ठीक है, अगर आपने लेबर को अपॉइंट किया हुआ है तो आपको उसको रिटर्न में वेजेस पे करना पड़ेगा। अगर आपके पास खुद का कोई लैंड नहीं है जहां पर आप अपनी फैक्ट्री सेटअप करो, तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी के ज़मीन को हायर कर लो और वहां पर अपनी फैक्ट्री सेटअप करके प्रोडक्शन कर सकते हो। सो डेफिनेटली अगर आपने किसी का दूसरों का लैंड अगर आपने रेंट पे लिया है तो आपको उसको रेंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास फंडिंग नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन बोरो मनी, यू कैन बोरो कैपिटल फ्रॉम समवन। बट अगर कोई कैपिटल आपको दे रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो फ्री में तो करेगा नहीं है ना, ही विल ऑल्सो एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न। सो व्हाट यू हैव टू पे इंटरेस्ट टू दैट पर्सन। जो भी आपको फंडिंग करेगा, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, जो भी आपको फंडिंग करेगा, जो भी आपको कैपिटल सर्विस देगा, उसको रिटर्न में आप इंटरेस्ट पे करोगे। सिमिलरली जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, बिजनेसमैन, ऑर्गेनाइजर, वो अपना दिमाग लगाता है, अपनी स्किल यूज करता है, किस लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। तो अगर वो प्रोडक्शन में अपना स्किल यूज कर रहा है, डेफिनेटली यू हैव टू मेक सम पेमेंट। ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या प्रोडक्शन इंडस्ट्री, अगर वहाँ पे कोई एंटरप्रेन्योर अपना दिमाग लगा रहा है, तो डेफिनेटली इंडस्ट्री से उसको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। तो उसी रिटर्न को हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट कह रहे हैं। ठीक है, सो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी की हेल्प से आप ये पता लगा सकते हो कि कौन से फैक्टर को कितना आपको रिवॉर्ड पे करना होता है। ओके, थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। नाउ माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी की हेल्प से आप जो है इकोनॉमिक वेलफेयर ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर सकते हो ना। वेलफेयर, लोगों का भला कब होगा, जब लोगों को उनके हिसाब से जो है बेनिफिट मिले या उनके हिसाब से जो है प्रोडक्ट मिले। यहाँ पर हम लोग किसी इंडिविजुअल के बेनिफिट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर की, यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर की, यहाँ पर बात कर रहे हैं सोसाइटी की। इन तीनों का वेलफेयर की बात कर रहे हैं, ना कि किसी एक के। ओके, सो वेलफेयर ऑब्जेक्टिव अगर अचीव करना है तो आपको एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। एफिशिएंसी किस में, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन एंड ओवरऑल एफिशिएंसी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंसी? फर्स्ट, एफिशिएंसी का अगर आप मतलब देखो तो उसको कॉस्ट इफेक्टिव वर्क भी कह सकते हैं। आप कम से कम कॉस्ट में जब मैक्सिमम बेनिफिट दो तो उसी को कहते हैं एफिशिएंसी। यहाँ पर प्रोडक्शन एफिशिएंसी का मतलब ये हो गया कि आप कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो। तो सीधी सी बात है, अगर कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, वेस्टेज कम हो रहा है, तो इससे बेनिफिट किसका होगा, वेलफेयर किसका होगा? डेफिनेटली इट विल लीड टू प्रोड्यूसर्स वेलफेयर, इजंट इट? देन एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। ठीक है, कंजम्पशन एफिशिएंसी, इफ द कंज्यूमर्स आर गेटिंग अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेक्टेशन। आज के ज़माने में आप किसी को कीबोर्ड वाला या एक सिंपल सा फीचर फ़ोन अगर देते हैं तो वो उतना सेटिस्फाई नहीं होगा। लेकिन आप सेलफोन मैन्युफैक्चरर हो और आप जो है कंज्यूमर को एक बहुत ही अच्छा कैमरा क्वालिटी, बहुत ही अच्छा टच स्क्रीन वाला एक फ़ोन किसी को बेचते हो, तो कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंज्यूमर को उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिले,
so it will lead to consumers welfare, isn't it? So कंजम्पशन एफिशिएंसी को इम्प्रूव करके आप कंज्यूमर्स वेलफेयर ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हो एंड ओवरऑल एफिशिएंसी, ठीक है। सोसाइटी भी कुछ एक्सपेक्ट करती है प्रोड्यूसर्स से, ठीक है। सो अगर प्रोड्यूसर्स जो है सोसाइटी का रिसोर्सेज अच्छे से इस्तेमाल करें, उसका वेस्टेज कम करें, डेफिनेटली इट विल लीड टू सोसाइटीज वेलफेयर। ओके, so these are the scope of microeconomic: product pricing, factor pricing and economic welfare theories, ठीक है। so this question may come for 4 marks, so accordingly you can prepare yourself. next video में हम लोग बात करेंगे features of microeconomic. if you like this video please do subscribe my channel तो करना। so मिलते हैं अगले लेक्चर में, till then take care, जय हिंद।